एक कॉन्वेंट में सिस्टर मैरी कुछ मिनटों तक मदर मैरी की तस्वीर के सामने प्रार्थना करती है। फिर वो अपना घूंघट निकालती है और दीवार पर लिखे कुछ शब्द छिपाने के लिए तस्वीर हटा देती है। अपना बैग लेकर मैरी चुपके से मदर सुपीरियर के कमरे में जाती है और इनकी चाबियां चुरा लेती है। इसके बाद वो सामने वाले गेट तक दौड़ती है और सभी चाबियां आजमाती है। तभी 4 नन उसके पास आने लगती हैं। डरी हुई मैरी आखिरकार ताला खोलने में सफल होती है, लेकिन चेन फंसी होने की वजह से वो गेट को पूरी तरह नहीं खोल पाती और संकरे रास्ते से निकलना पड़ता है। जब वो दूसरी तरफ पहुंचती है तो गिर जाती है। एक नन उसका टखना पकड़कर उसे पीछे खींचती है, जिससे उसकी टांग गेट की सलाखों से दबकर टूट जाती है। दर्द बहुत बढ़ जाता है और मैरी बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो माचिस जलाती है और देखती है कि वो एक ताबूत के अंदर है। वो रोते हुए ताबूत खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिलता भी नहीं, यानी उसे जिंदा दफन कर दिया गया है। वो बार बार मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ समय बाद अमेरिकी नवदीक्षा प्राप्त सिसिलिया इटली के कस्टम्स ऑफिस में होती है। वहां एक सैनिक उसका बैग चेक कर रहा होता है। एक और अधिकारी बताता है कि उसके पास वापसी टिकट नहीं है और उसने इतालवी भाषा भी नहीं सीखी है, इसलिए प्रक्रिया में ज्यादा समय लग रहा है। दोनों अधिकारी सोचते हैं कि वो अपनी जवानी बर्बाद कर रही है कॉन्वेंट में शामिल होकर। आखिरकार उसे उसके कागज दे दिए जाते हैं और उसे जाने की अनुमति मिल जाती है। डीकन एंजो सिसिलिया को लेने आते हैं और कई घंटे देश के इलाकों से होकर ड्राइव करते हैं। अंत में वे कॉन्वेंट पहुंचते हैं। मदर सुपीरियर उसका इतालवी में स्वागत करती हैं, लेकिन सिसिलिया समझ नहीं पाती, इसलिए सिस्टर इसाबेल उसके लिए अनुवाद करती हैं। जब मदर सुपीरियर इसाबेल से कहती हैं कि वो सिसिलिया को उसका कमरा दिखाए, तो इसाबेल पहले मना करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मदर सुपीरियर उसे मजबूर कर देती हैं। कमरे की ओर जाते हुए इसाबेल बताती हैं कि यह कॉन्वेंट 1632 में बुजुर्ग ननों के रहने के लिए बनाया गया था। यह इमारत सेंट स्टीफन कैटाकोम्स के ऊपर बनी है, जहां जाना मना है। दोनों कई कमरों से गुजरती हैं जहां बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, और इसाबेल सभी को दोस्ताना अंदाज में नमस्ते कहती हैं। फिर वो सिसिलिया को बताती हैं कि उन ननों में से एक अगले हफ्ते ट्यूमर के कारण मरने वाली है। सिसिलिया ये सुनकर चौंक जाती है कि इसाबेल इतनी सामान्य तरह से मौत की बात कर रही हैं। इसाबेल समझाती है कि कॉन्वेंट में मौत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जब फ्रांसिस्का नाम की एक बुजुर्ग नन अपने पिता के बारे में पूछती है, तो इसाबेल उसे साथ ले जाती है और सिसिलिया से कहती है कि उसकी कल्पनाओं का साथ देना बेहतर है जब तक वो हिंसक ना हो जाए। सिसिलिया चलते चलते रुक जाती है क्योंकि उसे गायन सुनाई देता है और वो देखती है कि एक नन उसे घूर रही है। फिर इसाबेल उसे उसके नए कमरे में ले जाते हुए दिनचर्या समझाती है। जब सिसिलिया कहती है कि उसे सेवा करने का सम्मान मिलेगा, तो इसाबेल स्वीट कहकर उसे हल्का सा अपमानित करती है और चेतावनी देती है कि यहां रहना बहुत कठिन है। बाद में जब सिसिलिया टॉयलेट इस्तेमाल कर रही होती है, ग्वेन अचानक वहां आ जाती है। वे बातें करने लगती हैं और सिसिलिया बताती है कि उसका पिछला पैरिश कम लोगों के आने के कारण बंद हो गया था। तब उसे फादर टेडेस्की ने कॉन्वेंट में बुलाया था, जो भागने वालों को ढूंढने में माहिर हैं। शाम को एक विशेष प्रार्थना सभा होती है ताकि नई लड़कियां अपने व्रत ले सकें। लड़कियां हाथों में मोमबत्तियां लेकर गलियारे से गुजरती हैं और सिसिलिया की मुलाकात फादर टेडेस्की से होती है। कार्डिनल फ्रैंको प्रार्थना कराते हैं और हर नवदीक्षित लड़की से अलग अलग बात करते हैं। टेडेस्की को उनके शब्द सिसिलिया के लिए समझाने पड़ते हैं। फिर उसे उसकी रोजरी दी जाती है। सिसिलिया व्रत लेने से खुश होती है, लेकिन फ्रैंको की अंगूठी चूमने से पहले थोड़ा झिझकती है। इसके बाद नए सिस्टर्स के लिए डिनर पार्टी होती है। सिसिलिया टेडेस्की से बात करती है, जो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसे विज्ञान पसंद था, पर बाद में भगवान ने उसे सही रास्ता दिखाया। बदले में सिसिलिया बताती है कि जब वो 12 साल की थी तो खेलने के लिए जमी हुई नदी पर गई थी। दुर्भाग्य से बर्फ टूट गई और वह बहुत ठंडे पानी में गिर गई। पैरामेडिक्स ने उसे बचाया, जबकि उसका दिल लगभग 7 मिनट तक बंद था। सिसिलिया को लगता है कि भगवान ने उसे किसी खास कारण से बचाया था और वह जानना चाहती है कि क्यों। जब वह बाथरूम जाती है तो उसे किसी के रोने जैसी अजीब आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए चैपल पहुंचती है और वेदी के पीछे वाले कमरे में फर्श पर बैठी एक महिला को प्रार्थना करते हुए पाती है। सेसिलिया पास जाकर देखने की कोशिश करती है और चौंक जाती है क्योंकि महिला के चेहरे पर एक अजीब लाल मास्क लगा हुआ है। अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन वह केवल मदर सुपीरियर होती है। वह सेसिलिया को आश्वासन देती है कि फर्श पर बैठी महिला बस प्रार्थना में खोई हुई नन है। फिर मदर सुपीरियर एक डिब्बे से एक कील निकालती हैं और बताती हैं कि यह यीशु के पैर की उंगली से ली गई थी और इसे सेसिलिया के हाथों पर रखती है। जब मदर सुपीरियर यीशु के दुखों के बारे में बोलती रहती है, सेसिलिया चक्कर महसूस करने लगती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन सेसिलिया कन्फेशन यानी पाप स्वीकार के लिए जाती है और अपने बेहोश होने का कारण ज्यादा शराब पीने को बताती है। वह माफी मांगती है कि उसने मदर सुपीरियर के सामने खुद को शर्मिंदा किया और वादा करती है कि आगे बेहतर करेगी। बूथ में बैठे पादरी कुछ नहीं कहते, बस उसे देखते हैं और फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सेसिलिया उलझन में बैठी होती है कि अचानक दीवार से 2 हाथ निकलते हैं और उसे पीछे खींच लेते हैं।
डरी हुई सेसिलिया को एक अजीब कमरे में बिस्तर पर फेंक दिया जाता है और 5 लाल मास्क पहनी ननें उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। रहस्यमयी हाथ उसका चेहरा पकड़ते हैं और एक नन खंजर से उसे मारने लगती है। तभी सेसिलिया अचानक जाग जाती है। जब वह इधर उधर देखती है तो दरवाजे पर फ्रांसिस्का को खड़ा देख डर जाती है। सेसिलिया लाइट ऑन करती है और महिला गायब हो जाती है। सुबह मदर सुपीरियर सभी युवा ननों को उनके नए कामों के बारे में बताती है। उप चूंकि ग्वेन लगातार सेसिलिया से बातें करती रहती है, जिस कारण मदर सुपीरियर उसे डांटती है। बाद में इसाबेल नई ननों को कॉन्वेंट के काम सिखाती हैं, जैसे बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग ननों को नहलाना, कपड़े धोना और रात के खाने के लिए मुर्गियां मारना। दिन बीतते जाते हैं और ग्वेन और सेसिलिया अच्छी दोस्त बन जाती हैं। वे काम करते हुए खूब मजे करती हैं, लेकिन उन्हें कई बुजुर्ग ननों की मौत भी देखनी पड़ती है। एक दिन सेसिलिया देखती है कि इसाबेल दूर से उसे घूर रही है, लेकिन वह तुरंत गायब हो जाती है। उसी रात सेसिलिया किसी चीज का एहसास कर उठती है और देखती है कि फ्रांसिस्का उसके कुछ बाल काट रही है। फ्रांसिस्का उसे धन्य कहती है और बताती है कि सब उससे प्यार करते हैं, लेकिन सेसिलिया इतालवी नहीं समझ पाती। फिर सेसिलिया फ्रांसिस्का को इन्फर्मरी में ले जाकर सुला देती है, यह जाने बिना कि लोग उसे सेंट सेसिलिया कह रहे हैं। कंबल उसके पैरों को ढक नहीं पाता और सेसिलिया ध्यान से देखती है कि फ्रांसिस्का के पैरों पर क्रॉस जैसी अजीब निशानियां हैं। अगले दिन सेसिलिया ग्वेन को सब कुछ बताती है और मानती है कि यह जगह वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। लेकिन ग्वेन कहती है कि यह जगह उसके पुराने घर से बेहतर है। वहां एक लड़का उसे मारता था, तो उसने भी उसे मारा। सजा के तौर पर ग्वेन को ननों द्वारा चलाए जाने वाले सपोर्ट ग्रुप में भेजा गया और वही नने उसे नन बनने के लिए प्रेरित किया। अचानक सेसिलिया को उल्टी आती है, इसलिए वह डॉक्टर गैलो से मिलती है, जो कुछ टेस्ट करता है। रिजल्ट का इंतजार करते हुए सेसिलिया बाहर आवाज सुनकर खिड़की से देखती है कि एक मास्क पहनी नन घूम रही है। तभी एक कौवा खिड़की से टकराता है, जिससे वह डरकर दूसरी ओर देखती है। पक्षी के शव को देखकर सेसिलिया मदर सुपीरियर के पीछे पीछे ऑफिस जाती है, जहां फ्रैंको, टेडेस्की और गालो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत गुस्से में फ्रैंको पूछता है कि क्या सेसिलिया किसी पुरुष के साथ रही है, और वह कसम खाकर कहती है कि नहीं। गैलो बताता है कि जब वह यहाँ आई थी, उसने जांच की थी और देखा था कि वह पूरी तरह ठीक है। मदर सुपीरियर जोड़ती हैं कि हाल ही में कोई आगंतुक भी नहीं आया था। फिर सेसिलिया की लाल फाइल छिपा देती हैं। इसके बाद सेसिलिया को इन्फर्मरी ले जाया जाता है और गैलो अल्ट्रासाउंड करता है, जिसमें पता करता है कि सेसिलिया गर्भवती है। पहले तो सब चौंक जाते हैं और फ्रैंको घोषणा करता है कि यह बच्चा बिना पाप के गर्भ में आया है और यह एक चमत्कार है। लेकिन सिसिलिया डर के मारे स्क्रीन को घूरती रहती है। बाद में वो टेडेस्की से पूछती है कि उसे क्यों चुना गया। टेडेस्की कहता है कि शायद इसी कारण भगवान ने बचपन में उसकी जान बचाई थी और याद दिलाता है कि नम्र लोग धरती के वारिस बनेंगे। इसके बाद सिसिलिया को खास रस्मी कपड़े पहनाए जाते हैं और चापल में ले जाया जाता है, जहां सभी नने उसकी प्रशंसा में गीत गाती हैं। 5 महीने बाद सिसिलिया सुबह उठती है और उसे उल्टी और खून की खांसी होती है। वो देखती है कि उसका एक दांत गिर गया है और डर जाती है। नाश्ते पर सब उसके आने पर खड़े हो जाते हैं, सिवाय ग्वेन के। उसे अच्छा खाना दिया जाता है और कहा जाता है कि बच्चे पर ध्यान देने के लिए काम ना करे। ग्वेन मजाक में कहती है कि अब लोग उसे मैरी कहने लगेंगे। बाद में जब सिसिलिया नहाने के पूल में आराम कर रही होती है, इसाबेल उसे अचानक पानी के नीचे धकेल देती है और डुबोने की कोशिश करती है। काफी संघर्ष के बाद सिसिलिया इसाबेल का हाथ काटकर खुद को छुड़ाती है, लेकिन इसाबेल फिर उस पर झपटती है और कहती है, ये तो मेरे साथ होना चाहिए था। तभी बाकी नने अंदर आती हैं और चीखती हुई इसाबेल को खींचकर बाहर ले जाती हैं। इसाबेल चिल्लाती रहती है कि उन्हें फिर से उसके साथ कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद सिसिलिया इन्फर्मरी जाती है और गालो बताता है कि बच्चा ठीक है। सिसिलिया इसाबेल की बातें बताकर स्पष्टीकरण मांगती है, लेकिन टेडेस्की कहता है कि इसाबेल मानसिक रूप से बीमार है और वो सुनिश्चित करेगा कि ये दोबारा ना हो। घबराकर सिसिलिया कहती है कि उसे असली अस्पताल और असली डॉक्टर के पास ले जाया जाए। वो ये भी बताती है कि उसका दांत गिर गया है, लेकिन वे लोग कहते हैं कि अगर बाहर ये बात फैल गई तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए बच्चे के जन्म तक उसे कॉन्वेंट में ही रहना होगा। बाद में जब सिसिलिया टहलने जाती है तो वो खिड़की पर 2 मास्क पहनी ननों को देखती है। उसी समय छत से एक नन गिर जाती है और बगीचे में मौजूद सभी लोग चीखने लगते हैं। सिसिलिया दौड़कर उस शरीर को देखने जाती है और पता चलता है कि ये इसाबेल है, जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अंतिम संस्कार के दौरान ग्वेन सिसिलिया से कहती है कि वो इस जगह पर भरोसा नहीं करती। उसे ये भी यकीन नहीं कि सिसिलिया के पेट में जो है उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। टेडेस्की बीच में आता है, लेकिन ग्वेन उसे अनसुना कर अपने वरिष्ठों को जोर से लताड़ती है और पूछती है कि असल में क्या हो रहा है। वो गंदी भाषा में सबको झूठा कहती है, इसलिए टेडेस्की और एंजो उसे जबरन खींचकर ले जाते हैं। उस रात सिसिलिया सो नहीं पाती। अचानक एक पेंटिंग की चेन टूट जाती है और वो तिरछी लटकने लगती है। सिसिलिया देखती है कि तस्वीर के पीछे दीवार पर इटालियन में बाइबल का एक वाक्य लिखा है। वो अपनी बाइबल चेक करती है और पढ़ती है कि शैतान खुद को रोशनी के फरिश्ते के रूप में भी दिखा सकता है। चिंतित होकर सिसिलिया ग्वेन को ढूंढती है, लेकिन वो कमरे में नहीं मिलती। फिर वो ऑफिस जाकर अपनी फाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन दराज बंद है। तभी वो कोई आवाज सुनती है और बगल वाले कमरे में रोशनी देखती है, जो जल्द ही गायब हो जाती है। सिसिलिया को एक चाकू मिलता है और वो दराज तोड़कर अपनी फाइल निकाल लेती है। उसमें उसके हादसे की खबर और कुछ डीएनए रिपोर्ट्स होती हैं। अचानक सिसिलिया को ग्वेन की चीख सुनाई देती है और वो आवाज का पीछा करती है।
ग्वेन की आवाज एक लकड़ी के दरवाजे के पीछे से आ रही होती है। सिसिलिया छेद से झांक कर देखती है कि ग्वेन को कुर्सी से बांधा गया है और मास्क पहने नने उसकी जीभ काटने की कोशिश कर रही हैं। डरी हुई सिसिलिया पीछे हट जाती है। कोई पीछे से उसे पकड़ता है, लेकिन ये सिर्फ फ्रांसिस्का होती है। वो सिसिलिया को उसके बालों से बना तावीज देती है। सिसिलिया फ्रांसिस्का से मदद मांगती है कि उसे बाहर ले जाए, लेकिन फ्रांसिस्का कहती है कि वो कभी इस कॉन्वेंट से नहीं निकल पाएगी। अगले दिन सुबह सब लोग सिसिलिया की चीख सुनकर जाग जाते हैं। वरिष्ठ नने उसके कमरे में पहुंचती हैं और पाती हैं कि उसका पेट खून से भरा हुआ है। आज डॉक्टर गालो की छुट्टी है, इसलिए मदर सुपीरियर सिसिलिया को अस्पताल ले जाना चाहती हैं। पहले टेडेस्की मना करता है, लेकिन सिसिलिया बार बार अपनी जान की भीख मांगती है, इसलिए वो उसे एंजो की गाड़ी में ले जाने देता है। जैसे ही सब लोग चले जाते हैं, मदर सुपीरियर सिसिलिया के कमरे में जाकर प्रार्थना करने लगती हैं। उसी समय मदर सुपीरियर फर्श पर पड़े पंख को देखती हैं और बिस्तर के नीचे झांकती हैं तो वो वहां मरी हुई मुर्गी पाती हैं, जिसे सिसिलिया ने अपने नकली खून के लिए इस्तेमाल किया था। रास्ते में टेडेस्की को फोन आता है, जिसमें उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है। वो एंजो को कार रोकने के लिए कहता है। सिसिलिया समझ जाती है कि सब कुछ सामने आ गया है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों आदमी उसे जल्दी पकड़कर वापस ले आते हैं। कॉन्वेंट पहुंचकर मदर सुपीरियर सिसिलिया को बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहलाने पर मजबूर करती हैं। जब सिसिलिया कहती है कि भगवान उन्हें ऐसा करने के लिए माफ नहीं करेंगे, तो मदर सुपीरियर उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद सिसिलिया को व्हीलचेयर पर बांधकर वेदी के पीछे वाले कमरे में ले जाया जाता है। अब तक सिसिलिया समझ चुकी है कि यहाँ किसी ने उसे गर्भवती किया है और वो इसका जवाब मांगती है। टेडेस्की कील उठाता है और बताता है कि उस पर खून और हड्डी के कुछ अंश मिले थे, जिनसे उन्हें मसीहा का जेनेटिक कोड मिला। ये यीशु को वापस लाने का मौका हो सकता है। जब सिसिलिया उसे पागल कहती है तो टेडेस्की उसे एक कमरे में ले जाता है जहां कांच के जारों में उसके सभी असफल प्रयोग रखे हुए हैं। वो बताता है कि वो 20 साल से यीशु को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है कि सिसिलिया इसके लिए सबसे सही पात्र है। फिर वे टेडेस्की की लैब में जाते हैं और वो बताता है कि वो पहले जेनेटिक्स का वैज्ञानिक था, लेकिन उसके साथी उसकी रिसर्च से सहमत नहीं थे। इसलिए वो पादरी बन गया, क्योंकि उसे पता था कि चर्च उसके प्रयोग को मंजूरी देगा अगर इससे यीशु को वापस लाया जा सके। एंजो सिसिलिया के पैरों को पकड़ता है और टेडेस्की उसके दोनों पैरों पर गरम क्रॉस का निशान जला देता है। इसके बाद सिसिलिया को उसके कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। वो व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घायल पैर चलने नहीं देते और वो गिर जाती है। काफी कोशिश के बाद वो दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन वो बंद होता है। टूटकर वो रोने लगती है। कुछ हफ्तों बाद सिसिलिया कन्फेशन के लिए फ्रैंको से मिलती है और कई सवाल पूछती है, लेकिन फ्रैंको कोई जवाब नहीं देता। बात करते समय सिसिलिया अपनी रोजरी से खेलते खेलते एक नाखून तोड़ देती है। जब वो उसे निकालती है तो उसकी उंगली किसी चिपचिपे पदार्थ से ढकी हुई होती है। तभी फ्रैंको बोलता है कि अगर ये सब भगवान की इच्छा नहीं होती तो वो अब तक इन्हें रोक चुका होता। अपेक्षित तारीख से कुछ दिन पहले गालो एक और अल्ट्रासाउंड करता है और बताता है कि बच्चा हिल रहा है। फिर वो दवा ढूंढने बाहर जाता है और दरवाजा खुला छोड़ देता है। सिसिलिया इस मौके का फायदा उठाती है। वो एक क्रूस उठाती है और मदर सुपीरियर के सिर पर वार करना शुरू कर देती है, जब तक कि वो मर नहीं जाती। कमरे से निकलते ही वो पैरों के पास नमी महसूस करती हैं और समझ जाती हैं कि उनका पानी टूट गया है, यानी लेबर शुरू हो गया है। कुछ ही देर बाद बालकनी पर सिसिलिया पीछे से फ्रैंको पर हमला करती हैं और अपनी रोजरी से उसका गला घोटने लगती हैं। अंत में फ्रैंको मल जाता है और गालो उसे देखकर डर के मारे भाग जाता है। फ्रैंको का लाइटर लेकर सिसिलिया चैपल की ओर जाती हैं और उसे पहली लेबर की ऐंठन महसूस होती है। हार मानने से इनकार करते हुए वो पवित्र कील उठा लेती हैं और लैब की तरफ दौड़ती हैं। वहां पहुंचकर वो फर्श और मशीनों पर शराब छिड़क देती हैं। तभी टेडेस्की आता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया लाइटर निकालकर तैयार हो जाती है। टेडेस्की सिसिलिया को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो मर भी गई तो वे किसी और लड़की को ले आएंगे। इसी बीच सिसिलिया को फिर से प्रसव पीड़ा होती है और टेडेस्की लाइटर छीनने की कोशिश करता है। सिसिलिया एक बोतल लेकर उसके सिर पर तोड़ देती है और लैब से बाहर भागकर दरवाजा बंद कर देती है। टेडेस्की खिड़की से हाथ डालकर उसके बाल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया उसका एक उंगली मोड़कर छुड़ा लेती है। जब वो देखती है कि दरवाजे के नीचे से इथेनॉल फैल रहा है तो वो लाइटर छोड़ देती है और लैब में आग लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन टेडेस्की आग बुझा देता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। डरी हुई सेसिलिया को लगातार प्रसव पीड़ा हो रही होती है, जिससे वो ठीक से चल नहीं पाती। जब टेडेस्की दरवाजा तोड़ देता है तो सेसिलिया अपनी पूरी ताकत लगाकर कैटाकॉम्स की सीढ़ियों की ओर भागती है। अंदर पहुंचकर उसे टॉर्च मिलती है, जिसे लेकर वो छिपने की जगह ढूंढती है। काफी देर चलने के बाद उसे टेडेस्की के कदमों की आवाज सुनाई देती है, तो वो एक कमरे में छिपकर टॉर्च बंद कर देती है। वो पूरी तरह चुप रहती है जब तक टेडेस्की आगे नहीं चला जाता। फिर वो टॉर्च चालू करती है और मुड़ते ही ग्वेन का बुरी तरह घायल शरीर देखकर डर से जम जाती है। सेसिलिया आगे बढ़ती है और दीवार में एक छेद ढूंढती है जो बाहर निकलता है। वो चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन टेडेस्की उसे पीछे खींच लेता है। फिर वो उसे जमीन पर दबाकर प्रार्थना करने लगता है और उसके पेट पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है। टेडेस्की उसे घायल करता है, जिससे सेसिलिया दर्द में चीख उठती है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से कील निकालती है और टेडेस्की के गले में घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
रोती हुई सेसिलिया उसका शरीर हटाकर दीवार के छेद से बाहर निकलने में सफल होती है। बाहर आते ही वो गिर जाती है और दर्द में चिल्लाते हुए आखिरकार बच्चे को जन्म देती है। वो नाल खुद ही काटती है और जैसे ही बच्चे की अजीब आवाजें सुनती है वो डर जाती है। डर में वो एक बड़ा पत्थर उठाती है और बच्चे को नुकसान पहुंचाने का निर्णय लेती है। सेसिलिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने अंधकार, डर और रहस्यमय ताकतों का सामना किया और अपने अंदर की हिम्मत खोजी। कॉन्वेंट की दीवारों के भीतर घटित भयावह घटनाओं ने उसे बदल दिया, उसे उसकी ताकत और कमजोरियों का एहसास कराया। इस कहानी ने हमें याद दिलाया कि डर और अधूरी समझ के बीच इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत और चुनाव की शक्ति होती है। सेसिलिया ने जो सामना किया वो किसी भी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, और शायद इस अंधेरी दुनिया में भी हर कहानी की तरह सच और न्याय की किरण कहीं न कहीं उजाले की ओर ले जाती है।